नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म और मौर्य प्रशासन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अशोक के धम्म के बारे में। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया और जिन सिद्धांतों के पालन से ये नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उन्हें धम्म कहा गया है। अशोक का जो धम्म है वस्तुतः एक नैतिक संहिता था जिसका उद्देश्य लोगों में प्रेम, नैतिकता, शांति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जगाकर अपने विशाल साम्राज्य में शांति बनाए रखना था। और अशोक ने ये जो धम्म की परिभाषा ली है वो राहुलोवाद सूत्र से ली है। अशोक के धम्म के मूल तत्व क्या हैं? मानव कल्याणकारी तत्वों को बौद्ध धर्म में से निकालकर बुद्ध की परिकल्पनाओं को सर्वग्राही रूप में अशोक ने धम्म के रूप में प्रस्तुत किया। अशोक के धम्म को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, व्यावहारिक और सैद्धांतिक। व्यावहारिक पहलू के भी दो भाग हैं, स्वीकारात्मक पक्ष और निषेधात्मक पक्ष। दूसरे और सातवें स्तंभलेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार से की है। दूसरे स्तंभलेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कियम चू धम्म में, यानी अपने दूसरे और सातवें स्तंभलेख के माध्यम से वो उसका उत्तर भी देता है। अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचिए माधवे साध्वे च, अर्थात पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण करना, दया और दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना जैसे तत्व अशोक के धम्म में शामिल है। धम्म के स्वीकारनीय तत्व कौन कौन से हैं? अशोक के धम्म के पशु पक्षियों के प्रति अहिंसा का व्यवहार करना, प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा की भावना, पशुवध का त्याग करना, माता पिता की सेवा करना, अपनों से बड़ों की सेवा करना, गुरुओं का आदर करना, अपने संबंधियों और श्रमिकों आदि के साथ उचित व्यवहार करना, दासों और सेवकों के साथ मानवोचित व्यवहार करना, अल्प व्यय करना यानी कम खर्च करना और अल्प संग्रह करना। धम्म के निषेधात्मक तत्व कौन से हैं? अशोक के धम्म के अनुसार पाप धम्म की प्रगति का अवरोधक है। तो पाप को अशोक के धम्म के अनुसार निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला चांडय, दूसरा नैष्ठुर्य, तीसरा क्रोध, चौथा मान और पांचवा ईर्ष्या। तो धम्म की प्राप्ति के लिए इन पापों से मुक्ति का उपदेश दिया और कहा कि मनुष्य को सदैव आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। तो 5 पापों का उल्लेख किया है, चांडय, नैष्ठुर्य, क्रोध, मान और ईर्ष्या, और इनकी मुक्ति के लिए मनुष्य को हमेशा आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। धम्म का सैद्धांतिक पक्ष। अशोक का धम्म सर्वधर्म संभाव का पक्षधर था और प्रजा के भौतिक और इहलौकिक कल्याण की कामना करता था। तो धर्म दान और धर्म मंगल जो थे वो धम्म के महत्वपूर्ण तत्व थे। अशोक के शासन का मुख्य आधार भी धम्म ही था। धम्म के मूलभूत सिद्धांत संयम, भाव शुद्धि, कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति, दया, सोच या पवित्रता, सत्य, शुश्रूषा, सेवा, दान, सहायता करना, आदर करना, ये सब धम्म के मूलभूत सिद्धांत थे। अशोक द्वारा धम्म का प्रचार किया गया, जैसा कि हमने उसमें पहले वाले पार्ट में पढ़ा कि उसने धर्म विभाग की स्थापना की। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने जो कार्य किए, धर्म विभाग की स्थापना की और धर्म महामात्रों की नियुक्ति की तथा राजकों, प्रदेशिकों और युक्तों को प्रति 5वें वर्ष में, ये सब जो अधिकारी वर्ग थे, उनको धर्मानुशासन के लिए निकलने की उसने आज्ञा प्रदान की। तथा धर्म स्तंभ, स्तूप और मठों का निर्माण किया। धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जो कि अशोक धर्म के प्रचार के लिए करता था। सम्राट द्वारा धर्म का पालन करना, धर्म को राजधर्म बनाना। इसके अलावा उसने लोकहित के कार्य किए, बौद्ध संगति का आयोजन किया, पाली भाषा में ग्रंथों की रचना की, धम्म विजय का आयोजन किया। स्वयं अशोक ने निगली सागर, लुम्बिनी, बोधगया की यात्रा धम्म प्रचार के उद्देश्य से की। अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भी धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा।
अशोक के धर्म की प्रकृति क्या थी? तो अशोक के धर्म की प्रकृति को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग अपने विचार देते हैं। जैसे फ्लिट कहते थे कि यह एक राजधर्म था। राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि यह एक अशोक का जो धर्म है वो एक मानव धर्म था। भंडारकर के अनुसार अशोक के धर्म का प्रेरक तत्व और सोर्स बौद्ध धर्म था। हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि यह सभी धर्मों का सार था। रोमिला थापर के अनुसार धम्म अशोक की निजी कल्पना थी जो उसने प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई थी। तो ये अशोक के धम्म की प्रकृति। धर्म के प्रचार के लिए अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अलग अलग जगह धर्म प्रचारक भेजे थे। मैंने आपको पहले भी अपने उसमें अशोक के जब चैप्टर हमने पढ़ा था उस पीपीटी में मैंने बताया था कि उसने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र और महारक्षित को यूनान, धर्म रक्षित को पश्चिमी भारत और मझांतिक को कश्मीर और गांधार, महादेव को मैसूर और अक्षित को कर्नाटक और मध्यम को हिमालय देश भेजा धर्म प्रचार के लिए। अब हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। अभी हमने पढ़ा था अशोक के धर्म के बारे में, आप पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन में सबसे प्रमुख राजा वंशानुगत राजतंत्र था। मौर्य काल में शासन का स्वरूप केंद्रीकृत था। राजा के पास ही सर्वोच्च शक्ति थी, जैसे सैनिक, न्यायिक और धार्मिक शक्तियां। राजा शक्तिशाली होने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था। मौर्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने राज्य के साप्ताहिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साप्ताहिक सिद्धांत इस प्रकार थे, उसके 7 अंग थे। राजा, फिर अमात्य, जनपद, मित्र, सेना, कोष और दुर्ग। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। अमात्य मंत्री और मंत्री परिषद की सहायता से राजा शासन चलाता था। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति उनके चरित्र के परीक्षण के बाद की जाती थी, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। राजा अपने कार्यों में अमात्यों, मंत्रियों और अधिकारियों, जिन्हें अध्यक्ष भी कहा जाता था, उनसे सहायता लेता था। प्रशासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन 18 तीर्थों यानी विभागों में बटा था, जिनमें प्रमुख थे मंत्री, पुरोहित, सन्निधाता, सेनापति और युवराज। ये विभागाधिकारी अपने अपने विभागों का कार्य संभालते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख किया है, जैसे स्वर्णाध्यक्ष, भंडागाराध्यक्ष, वाणिज्य अध्यक्ष। इस प्रकार कृषि, जलपोतों, गायों, घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना, इन सब के अलग अलग अध्यक्ष होते थे। जैसे कुछ मैंने अभी यहाँ उल्लेख किया है, कुछ तीर्थ और उनसे संबंधित विभाग। जैसे मंत्री से संबंधित विभाग प्रधानमंत्री था। सेनापति से संबंधित विभाग ये युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज ये राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का मंत्री होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष और प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योग और कारखानों का प्रधान हुआ करता था। दंडपाल सर्वोच्च पुलिस अधिकारी था। नागरक नगर व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का प्रधान था। अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करता था। आटविक वन विभाग का प्रधान था। दौवारिक ये राजमहलों की व्यवस्था का प्रदान करता था। आंतरवर्षिक ये अंतपुर का अध्यक्ष था। और मंत्री परिषदा जो अध्यक्ष था वो परिषद का अध्यक्ष था। तो इस प्रकार से ये तीर्थ और उनसे संबंधित विभाग थे। प्रांतीय और ग्राम प्रशासन कैसा था? मौर्य काल में शासन की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य को 4 भागों में और अशोक ने 5 भागों में डिवाइड कर रखा था। इन प्रांतों का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। और इन प्रांतों का जो वर्णन है अभिलेखों में इस तरीके से मिलता है, जैसे उद्देश्य यानी उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैनी और कलिंग की राजधानी तौशाली और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, प्राच्य या प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इस तरीके से इसने प्रांतों का विभाजन कर रखा था। ये मैंने आपको एक ग्राफ की तरह से समझाने की कोशिश की। मध्य भाग यानी मगध वाला हिस्सा जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, पूर्वी हिस्सा कलिंग जिसकी राजधानी तौशाली,
पश्चिमी हिस्सा अवंतीपथ जिसकी राजधानी उज्जैनी, उत्तरी हिस्सा उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला और दक्षिणी हिस्सा दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। इन प्रांतों का शासन राजकुल से संबंधित व्यक्ति द्वारा ही संचालित किया जाता था। इसे कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। कुमार मध्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महामात्र नामक अधिकारी होते थे। महामात्र के अंतर्गत विभिन्न पदों पर सामंत या विषयपति होते थे। मौर्य प्रशासन में युक्त पदनाम वाला अधिकारी संभवतः राजा के राजस्व का प्रभारी अधिकारी होता था। रज्जक या राजुक जो था वो जमीन की माप और उसकी सीमाएं निर्धारित करने वाला अधिकारी होता था। इसके अलावा उन्हें दोषी को दंड देने और निर्दोषों को मुक्त कर देने का भी अधिकार प्राप्त था। मौर्य प्रशासन का स्तरीय विभाजन किया गया था जो इस तरीके से था। सबसे ऊपर साम्राज्य, फिर साम्राज्य को डिवाइड कर रखा था प्रांतों में। प्रांत डिवाइड थे मंडल में जो कि आधुनिक कमिश्नरेट की तरह थे। मंडल आहार या विषय में डिवाइड थे जो कि आधुनिक जिले की तरह है। आहार या विषय जो थे वो स्थानीय में डिवाइड थे जो कि 800 गांवों का समूह हुआ करता था। स्थानीय फिर द्रोणमुख में विभाजित था जो कि 400 गांवों का समूह था। द्रोणमुख खारवटिक में डिवाइड था जो कि 200 गांवों का समूह था। खारवटिक के बाद संग्रहण जो कि 10 गांवों का समूह था। और सबसे जो प्रशासन की सबसे अंतिम इकाई थी वो थी ग्राम जो कि सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। तो इस तरीके से मौर्य प्रशासन का एक स्तरीय विभाजन कर रखा था। अर्थशास्त्र में मंडल के प्रधान के रूप में प्रतिष्ठा नामक अधिकारी का वर्णन है और अशोक के लेख में इसी को प्रादेशिक कहा गया है। आहार या विषय का शासन विषयपति द्वारा होता था। संग्रहण के प्रधान अधिकारी को गोप कहा जाता था और गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था और जिसका चुनाव जनता द्वारा होता था और वह वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होता था। नगर प्रशासन मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों की एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था। नगर परिषद के सदस्यों का चुनाव नहीं होता था। ये 30 सदस्य 5-5 सदस्यों वाली 6 उप समितियों में बटे होते थे और ये उप समितियां इस प्रकार से थी। पहली उप समिति का काम था औद्योगिक तथा शिल्प कार्यों का निरीक्षण करना। दूसरी उप समिति ये पाटलिपुत्र में आने वाले बाहरी लोगों विशेषतः विदेशियों के मामलों की देखभाल करना और सत्कार करना, ये दूसरी उप समिति का काम था। तीसरी उप समिति जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित थी और चौथी उप समिति क्रय विक्रय के नियमों का निर्धारण करना और मापतोल के मानों को नियंत्रित करना और मिलावट को रोकने का काम करते थे। पांचवी उप समिति व्यापारियों का पंजीकरण करना तथा व्यापार और वाणिज्य का विनियमन करने का कार्य पांचवी उप समिति करती थी। छठी उप समिति का कार्य क्रय और विक्रय कर वसूलना और बिक्री कर बेचे गए माल पर सामान्यतः उस समय 10% की दर से ये लगता था। तो इस तरीके से ये 5-6 उप समितियां थी जिनके अपने अपने कार्य निर्धारित थे। नगर परिषद द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो कि जन कल्याण के कार्यों जैसे सड़कों, बाजारों, चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं, सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति, बंदरगाह जैसी आदि की मरम्मत करना और रखरखाव की देखभाल करने का कार्य करते थे। नगर का मुख्य अधिकारी नागरिक कहलाता था। तो इस प्रकार मौर्य राज्य का प्रशासन जो था वो बहुत विकसित और सुसंगठित था और अलग अलग विभाग राज्य के कार्यकलापों को विनियमित और विनियंत्रित करते थे। तो आज हमने पढ़ा अशोक का धम्म और मौर्य प्रशासन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।